असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। असम सरकार ने हाल ही में वर्ष 2022 से 2023 के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों असोम वैभव, असोम सौरभ और असोम गौरव के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को पहचानते और सम्मानित करते हैं जिन्होंने राज्य और इसके लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत फ्रांस सामरिक वार्ता 36वीं भारत फ्रांस सामरिक वार्ता 5 जनवरी को होने वाली है, जिसमें भारत प्रशांत क्षेत्र के चीन के सैन्यीकरण को संबोधित करने और दोनों देशों के साथ मिलकर इसका मुकाबला करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कूटनीतिक सलाहकार बोने रणनीतिक वार्ता के अलावा भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने वार्ता की सामग्री के बारे में अधिक विवरण का खुलासा नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि यूक्रेन में युद्ध के साथ रूस की व्यस्तता के कारण भारत फ्रांस जैसे प्रमुख सहयोगियों की मदद से हथियारों और हार्डवेयर में अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की मांग कर रहा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम BMS रिकॉर्ड 15 महीनों में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया था और इसमें 20,000 से अधिक दर्शकों की मेजबानी करने की क्षमता है। BMHS पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप के 44 मैचों में से 20 की मेजबानी करेगा, जो 13 जनवरी से शुरू होगा। शेष मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय की योजनाएं। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग 2022 से 23 से 2025 से 26 की शेष अवधि के लिए 12,882 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONIR की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है। मुद्रा मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि स्वीकृत योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। केरल उद्योगों के लिए व्हाट्सएप शिकायत निवारण तंत्र। केरल सरकार के उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायतें दर्ज करने या निवारण प्राप्त करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। यह अस्थायी समाधान वैधानिक शिकायत निपटान तंत्र लागू होने तक लागू रहेगा। शिकायत प्रणाली का विवरण शिकायत संदेशों को जमा करने के 10 मिनट के भीतर अटेंड किया जाएगा। संबंधित जिले के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा। लक्ष्य सभी शिकायतों को प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर हल करना है। इस प्रणाली में जिला स्तर और राज्य स्तरीय संचालन दोनों होंगे। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT 10 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करेगा। यह आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है और देश भर में 75 से अधिक स्थानों पर होगा। देश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का उद्देश्य 10 जनवरी से 16 जनवरी के दौरान पूरे देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हित धारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को भारत में स्टार्टअप को समर्थन और बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। योजना, जिसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था, का उद्देश्य लाइसेंस राज, विदेशी निवेश प्रस्तावों, भूमि अनुमतियों और पर्यावरण मंजूरी जैसी प्रतिबंधात्मक राज्य सरकार की नीतियों को हटाना है। आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल। भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल 6 जनवरी 2023 को रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों के लिए निमंत्रण के विस्तार के साथ साथ आगामी गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए आम जनता को टिकटों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देगा।
आमरण पोर्टल का उद्देश्य निमंत्रण और टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, साथ ही सरकार और आम जनता के बीच की खाई को पाटने में भी मदद करना है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने डिजिटल इंडिया पहल के महत्व और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आमंत्रण पोर्टल के लाभ। आमंत्रण पोर्टल के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता दोनों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है। गणमान्य व्यक्ति और उनके अतिथि अब आसानी से ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए पास प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आम जनता कहीं से भी टिकट खरीद सकती है, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो। इसके अलावा आमंत्रण पोर्टल के उपयोग से महत्वपूर्ण लागत और संसाधन बचत होगी। मुद्रित पास और टिकट की आवश्यकता को समाप्त करके सरकार मुद्रण लागत को बचाने और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सक्षम होगी। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने यह भी कहा कि पोर्टल गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा बढ़ाएगा। भारत के प्रणेश 16 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। तमिलनाडु के 16 वर्षीय प्रणेश को खिताब से नवाजे जाने के साथ ही भारत ने अपना 79वां ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल कर लिया है। प्रणेश ने आवश्यक 2500 एलो रेटिंग हासिल की और प्रतियोगिता के अंतिम दौर में विल्टन कप जीता, जिसमें 29 राष्ट्रीय महासंघों का प्रतिनिधित्व करने वाले 136 खिलाड़ी शामिल थे। प्रणेश पहले स्थान पर रहे, जबकि उनके हमवतन और साथी ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक 6 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रहे। खाद्य मूल्य सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 6 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में लगातार 9वीं मासिक गिरावट के बावजूद विश्व खाद्य कीमतें 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं। 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई खाद्य मूल्य सूचकांक, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक कारोबार वाली खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ट्रैक करता है, 2022 में औसतन 143.7 अंक था, जो 2021 से 14.3% की वृद्धि को दर्शाता है और 1990 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से उच्चतम स्तर है। सूचकांक 2021 में पहले ही 28% बढ़ चुका था, पिछले वर्ष से, जैसा कि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से उभरी है। भारतीय रिजर्व बैंक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जनवरी और 9 फरवरी को 2 किश्तों में 8,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की है। बॉन्ड की आय का उपयोग कार्बन तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए एक रूपरेखा जारी की। वित्त पोषण के लिए पात्र परियोजनाओं का चयन करने के लिए रूपरेखा ने मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। बॉन्ड पर मूलधन और ब्याज का भुगतान चयनित परियोजनाओं के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि निवेशक परियोजना से संबंधित कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। बॉन्ड के लिए पात्र व्यय जारी होने के 24 महीने के भीतर परियोजनाओं को आय आवंटित करने के लक्ष्य के साथ जारी करने से अधिकतम 12 महीने पहले हुए सरकारी व्यय तक सीमित होगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। इस पतंग महोत्सव 2023 आधिकारिक तौर पर 7 जनवरी को अहमदाबाद, गुजरात में G20 देशों के आसपास केंद्रित एक थीम के साथ शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो 8 से 14 जनवरी तक चलता है और कोरोना महामारी के कारण 2 साल में पहली बार उत्सव आयोजित किया गया है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा की, विशेष रूप से देश की मजबूत रक्षा प्रणाली और डिजिटल अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए, जिसने इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की है। सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करने के लिए G20 देशों को आमंत्रित किया गया। इस वर्ष G20 देशों के प्रतिनिधियों को उद्घाटन समारोह में भाग लेने और पतंगबाजी के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में एक प्रिय परंपरा है और दुनिया भर के पतंग प्रेमियों के लिए एक साथ आने और कला और मनोरंजन के इस अनूठे रूप का आनंद लेने का एक रोमांचक अवसर है। भारत और ब्रिटेन ने युवा पेशेवर योजना शुरू की। भारत और यूके की सरकारों ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, जो 18 से 30 वर्ष के बीच के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। वर्षों योजना
जिसकी घोषणा नवंबर में बाली में शिखर सम्मेलन में की गई थी। मई 2021 में हस्ताक्षरित भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन का हिस्सा है। युवा पेशेवर योजना का विवरण। उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी के अनुसार उम्मीद है कि युवा पेशेवर योजना मार्च में चालू होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन्हें मार्च के लॉन्च की पुष्टि से पहले पूरा करने की आवश्यकता है। सफल उम्मीदवार अपने मेजबान देश में नौकरी, शैक्षिक या सांस्कृतिक अवसरों की खोज करने में सक्षम होंगे या बस 2 साल की अवधि के लिए यात्रा करेंगे। यह योजना प्रति वर्ष 3000 व्यक्तियों के लिए वीजा विनिमय की अनुमति देती है। वीजा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों के लिए नौकरी कतार में होना जरूरी नहीं है। युवा पेशेवर योजना के लाभ। यंग प्रोफेशनल स्कीम युवा भारतीयों और ब्रिटेन के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने और अपने सांस्कृतिक क्षितिज का विस्तार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और पेशेवरों के नेटवर्क का निर्माण करके दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की भी क्षमता है। धन्यवाद। साधु समाज ना आ करंट अफेयर्स ना तेमज बीजा स्पर्धात्मक परीक्षा ना वीडियो जो आज साधु समाज क्लासेस नी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर जो।